प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पूरक समुच्चय पर आधारित प्रश्न और डिमॉर्गन नियम को वेन आरेख द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग समुच्चय के पूरक समुच्चय की अवधारणा से परिचित हो गए हैं। तो आज हम एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लें। मान लीजिए कि समुच्चय ए का हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, तो उसके पहले हमें सार्वत्रिक समुच्चय की अवधारणा स्पष्ट है। सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय होता है जो किसी दिए हुए अन्य हमारे विचाराधीन समुच्चयों को कंटेन करता है, अर्थात अपने भीतर समाहित किए हुए होता है। यदि समुच्चय ए का हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना हो तो उस स्थिति में पूरक समुच्चय में वे अवयव आएंगे जो ए में नहीं है, अर्थात ए को छोड़ते हुए सार्वत्रिक समुच्चय के सारे अवयवों को यदि हम लें तो वो ए का पूरक समुच्चय बनाते हैं। तो इसको भी यदि हम वेन डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि ये यदि इस चित्र में आप देखें तो जो आयताकार हमें आकृति दिख रही है उसके द्वारा हम सार्वत्रिक समुच्चय U को प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसके भीतर जो एक वृत्ताकार आकृति दिख रही है उससे हम A से प्रदर्शित कर रहे हैं। और चित्र में हम देख सकते हैं छायांकित हिस्सा A को छोड़ कर के है, अर्थात छायांकित भाग समुच्चय A के पूरक समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है। इसे भी यदि हम उदाहरण से देखें, मान लीजिए कि हमारा सार्वत्रिक समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, अर्थात 1 2 3 4 5। समुच्चय ई हमने लिया है 2 4 6 8। तो समुच्चय ई का कॉम्प्लीमेंट ये ज्ञात करने के लिए हमें समुच्चय यू में से ई के अवयवों को हटाना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि 2 ई में है तो इस 2 को हमने हटाया, 4 ई में है 4 को हटाया, इसी तरह से 6 हटेगा। तो जो अवयव हमें प्राप्त हो रहे हैं समुच्चय ए में 1 3 5 7, उन अवयवों को यदि हम यहाँ लिख दें तो ये समुच्चय ई का पूरक समुच्चय होगा। पूरक समुच्चय पर आधारित प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है और समुच्चय ए और बी दिए हुए हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए। u माइनस ए अर्थात ऐसे अवयव जो u में तो हैं लेकिन a में नहीं है, अर्थात a के अवयवों को छोड़ते हुए हमें u के अवयवों को लिखना है, और उस स्थिति में हम a डैश को प्राप्त कर पाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ हमने a डैश के लिए ये हमारे पास में सूत्र बन गया a डैश इज इक्वल टू u माइनस ए, अर्थात वे अवयव जो u में तो हैं लेकिन a में नहीं है, यानी a के अवयवों को u में से हटाना है। तो हम देख सकते हैं a के अवयव 1 2 3 4 हैं। इन अवयवों को हमें u में से हटाना है, अर्थात 1 को हमने हटाया, 2 को हटाया, 3 को हटाया और 4 को हटाया। तो ऐसी स्थिति में जो शेष अवयव हैं वो a डैश हो गए। इसी प्रकार से हम b डैश निकाल सकते हैं, जिसमें वे अवयव जो u में तो हैं लेकिन b में नहीं है। तो b के अवयवों को यदि हम हटाएं, अर्थात 2 4 6 8, तो ये सारे अवयव जो शेष दिख रहे हैं हमें 1 3 5 7 9, ये अवयव b डैश बना देंगे। इसी तरह से हम अपना जो भी निर्धारित अपेक्षित समुच्चय है जिसे हम ज्ञात करना चाहते हैं, इसी ढंग से हम उसका पूरक समुच्चय ज्ञात करेंगे।
अगले प्रश्न में हमें ज्ञात करना है A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। तो हम देख सकते हैं A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट U माइनस A यूनियन C। तो सबसे पहले तो हमें A यूनियन C ज्ञात करना होगा। तो ये हमने A यूनियन C ज्ञात किया हुआ है, जिसका मान हम यहाँ रख रहे हैं, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो हमने 1 2 3 4 5 6 इन अवयवों को यदि हम हटा दें तो हम देखेंगे 1 को हटाया, 2 को हटाया, 3 को हटाया, 4 को हटाया, 5 को हटाया और 6 को हटाया। तो हम जो शेष अवयव देख रहे हैं वो हमारा अपेक्षित रिजल्ट है। ठीक इसी ढंग से A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी ढंग से सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें, तो ये हम परिणाम प्राप्त करेंगे A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट A के बराबर है, अर्थात A के पूरक समुच्चय का पूरक स्वयं A के बराबर है। तो शेष प्रश्न ठीक इसी ढंग के हैं, इसी स्टाइल के हैं, जिनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 वो भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में सवाल को सीधे न देते हुए हमें समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चयों को दिया हुआ है और हमें उसके अनुसार पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। अब यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो हम जानते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर पहला दिया हुआ है प्राकृत सम संख्या। तो इस प्राकृत सम संख्या को भी हम जानते हैं 2 4 6 8 10 इस तरह का समुच्चय बनेगा। प्राकृत विषम संख्या को भी जानते हैं 1 3 5 7। तो इस तरह से हम जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उसको हम समुच्चय निर्माण विधि में बदल लेंगे। देखें इसको। तो पहला तो हमने समुच्चय U को लिख लिया, फिर A समुच्चय को हमने x A दिया हुआ x एक प्राकृत सम संख्या है, इसको हमने सूची विधि में लिख लिया। सूची विधि में लिखने के बाद में जिस ढंग से हम इन दोनों समुच्चयों का U माइनस A अर्थात डिफरेंस ज्ञात करते हैं, हमने ये डिफरेंस प्राप्त कर लिया। और डिफरेंस प्राप्त करने के बाद में जो समुच्चय दिख रहा है वो हमें सूची विधि में दिख रहा है 1 3 5 7 9। और इसको हम यदि सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण विधि में बदलें तो हमें एक नियम के रूप में दिख रहा है कि सभी संख्याएं विषम हैं, इसलिए ये विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बन गया। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न जिसमें x एक प्राकृत विषम संख्या दी है, तो हमने उसको सूची विधि में बदल लिया और सूची विधि में बदलने के बाद उसका पूरक प्राप्त किया। और पूरक प्राप्त करने के बाद हम देख रहे हैं कि वे पूरक का समुच्चय जो है एक प्राकृत सम संख्याओं का समुच्चय है, जिसको हमने समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया। अगला प्रश्न देखें। x संख्या 3 का एक धन गुणज है, अर्थात पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 का गुणक, तो 3 के गुणक 3 6 9 12 15 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और इसका हमने पूरक समुच्चय प्राप्त किया। तो पूरक समुच्चय प्राप्त करने के बाद में जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही है वो ये है 1 2 4 5। और हम देख सकते हैं कि ये संख्याएं 3 की गुणक नहीं होगी। तो यदि इसी बात को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम इस ढंग से लिख सकते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न दिया हुआ है x एक अभाज्य संख्या है। तो हमने सारी अभाज्य संख्याओं को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिख लिया और उसके पश्चात इनका पूरक ज्ञात कर लिया। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो संख्याएं हमें मिल रही है वो इस तरह की है जिनमें सभी संख्याएं
भाज्य संख्याएं हैं और उसमें हम एक को भी सम्मिलित करेंगे, क्योंकि पूरक समुच्चय में हमने 2 से शुरुआत की थी। पूरक अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है, तो इसमें 1 भी सम्मिलित हो जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न देखें, यदि हम यहाँ दिया हुआ है हमें x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो हम जानते हैं 3 और 5 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या होती है 15, जो 3 और 5 का गुणक होती है। अब ये सबसे छोटी संख्या है, तो 15 की जो गुणक होने वाली संख्या होंगी उनका समुच्चय इस प्रकार होगा, और ये सारी संख्याएं 3 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। अब इन संख्याओं का यदि हम पूरक समुच्चय प्राप्त करें तो वो समुच्चय इस प्रकार होगा, और जो ऐसी होंगी कि जो 15 से विभाज्य नहीं है। तो इस ढंग से हम किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय ज्ञात कर सकते हैं। तो अन्य प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं और आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में भी सीधे सीधे सवाल में हमें u, a और b का मान दिया हुआ है, और हम इन प्रश्नों को सीधा मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, तो हम सीधे सीधे a और b की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब जो चीज़ समझने वाली है प्रश्न क्रमांक 5 में हमें ए यूनियन बी, अब हम वेन आरेख द्वारा डी मॉर्गन के नियम को सिद्ध करेंगे। आप लोग जानते हैं डी मॉर्गन का नियम, यदि हम ए यूनियन बी ज्ञात करें और उसका पूरक समुच्चय लें, और इसी तरह से यदि हम राइट हैंड साइड में ए का पूरक समुच्चय लें और उसको बी के पूरक समुच्चय के साथ में इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ ज्ञात करें, तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। इसी तरह से यदि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो ये ए और बी के विभिन्न समुच्चय लेकर के हम इस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका भी है कि हम उसको वेन डायग्राम के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम वेन डायग्राम पर किस तरह से आरेखित करेंगे। सबसे पहले चित्र में हमें सिद्ध करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम अलग अलग रंगों से इसको, मान लीजिए कि येलो कलर से हमने ए यूनियन बी को सबसे पहले हम डिनोट करेंगे। तो ए यूनियन बी आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा होगा वो सारे एलिमेंट जो या तो ए से आ रहे हैं या बी से आ रहे हैं। तो इन सारे अवयवों को हमने येलो कलर से डिनोट किया। इसके बाद ए यूनियन बी के बाहर का हिस्सा, अर्थात ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए कि इसको हमने रेड कलर से डिनोट करें। तो ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी हिस्सा, अर्थात पीले हिस्से को छोड़ करके बाकी हिस्सा, जिसको मैं इन बिंदुओं के द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ। तो ये जो लाल रंग की बिंदुओं वाला हिस्सा है ये सिद्ध करेगा, ये वाला हिस्सा बता रहा है ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक इसी ढंग से
अगली अवधारणा देखें हम। अगली अवधारणा में हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को येलो कलर से बताते हैं। ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये हमने येलो कलर से बताया है। अब इस ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके हिस्सा जो भी होगा वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो मान लीजिए उसे हमने ग्रीन कलर से बता रहे हैं। तो ग्रीन कलर से बताने के लिए ये सारे हिस्से को हमने ग्रीन कलर से इसको शो किया है। तो ये जो ग्रीन कलर से हम शो कर रहे हैं ये सारा हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट डिनोट करेगा। ठीक इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ए को छोड़ करके बाकी हिस्से को हमें शेड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए मैंने कलर लिया है रेड। तो ए को छोड़ करके मैं बाकी सारे हिस्से को रेड से डिनोट करूंगा। ये ए को छोड़ दिया मैंने और बाकी सारा हिस्सा मैंने रेड से बताया। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से यदि मैं ग्रीन कलर से बी कॉम्प्लीमेंट बताऊं, अर्थात बी को छोड़ करके बाकी सारा हिस्सा में ग्रीन कलर से शो करूं, तो आप देख सकते हैं इस तरह की स्थिति बनेगी है। मैंने बी को छोड़ करके बाकी सारा हिस्सा ग्रीन कर दिया और इसके द्वारा मैंने बताया है बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या हुआ? वो हिस्सा जहाँ ए डैश और बी डैश दोनों कॉमन है, अर्थात वो हिस्सा जहाँ हमें लाल लकीरें भी दिख रही है और हरी लकीरें भी दिख रही है। यदि इस हिस्से को मैं ब्लू कलर से शो करूँ आप लोगों को भी दिख रहा होगा, लेकिन इसको और ज़्यादा मैं हाईलाइट कर दूँ तो हम देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा यहाँ दोनों रंग दिख रहे हैं। इसी तरह से इस रेखा के नीली वाली रेखा के बाहर वाला हिस्सा जहाँ पर दोनों रंग दिख रहे हैं वो प्रदर्शित करेगा। इसको यदि मैं नीले रंग से प्रदर्शित करूं तो ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को प्रदर्शित कर रहा है, जिनको मैंने ये बिंदुओं के द्वारा व्यक्त किया है। तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। आप लोग अब स्वयं भी करके इसको चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद अगली अवधारणा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, अर्थात तो जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में यदि देख सकते हैं तो हमने ए को छोड़ करके बाकी हिस्से को शेडेड किया है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर से इसको शेड किया है। ये और इसी तरह से बी को छोड़ करके बाकी हिस्से को शेड किया है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। और यहाँ पर इस चित्र में ये
ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। और अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। तो मिलाने के बाद में हम देख रहे हैं कि केवल बीच वाला हिस्सा ही बच रहा है और बाकी पूरा एरिया शेडेड हो गया। और ये बीच वाला हिस्सा जो बच रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। तो इस तरह से यदि हम ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश लें तो वो हमें ये चित्र में प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वेन डायग्राम के द्वारा हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आप चारों चित्रों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि आपको ये परिणाम प्राप्त हो रहा है। चारों चित्रों को ध्यान से देखें और फिर आप स्वयं देखें कि ये इसके बराबर आ रहा है और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ रहा है। तो इन नियमों को कहा जाता है डी मॉर्गन के नियम। तो इन नियमों को अनेक ढंग से हम सिद्ध कर सकते हैं। या तो हम उदाहरण ले लें, हम उदाहरण में कोई यू बना लें, ए बना लें, बी बना लें, इन समुच्चय को लेकर के हम इन तथ्यों को देख सकते हैं, या वेन डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, या एक तरीका और है जिसके द्वारा हम सिद्ध करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, जिसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म की मदद से, समुच्चय निर्माण विधि की मदद से इन तथ्यों को सिद्ध करते हैं। तो इसी तरह अन्य प्रश्नों को आप पूरा कर लें और इसके बाद अगली एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।